सुप्रभात बच्चों। आज हम कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने नामक कविता के सार और व्याख्या का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप सब ने ध्यान से समझना है, तो लीजिए सर्वप्रथम प्रस्तुत है सार। कविता के बहाने कवि कुंवर नारायण की एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा का वर्णन है। एक तरफ जहाँ प्रकृति है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की जरूरत नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, यानी चिड़िया के लिए उड़ने की सीमा निर्धारित है। वह सीमा में बंधकर उड़ सकती है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है और फूल के खिलने के बाद उसका समाप्त होना, नष्ट होना निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चे के सपनों की कोई सीमा नहीं है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। यानी जब बच्चे खेलते हैं तो वे किसी प्रकार की सीमा में बंधकर नहीं खेलते। कहीं भी, कभी भी, कैसे भी खेलने लग जाते हैं। उन पर कोई भी सीमा लागू नहीं होती। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं, एक केवल साधन हैं। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, जहां कहीं भी रचना करने की, कल्पना करके कविता बनाने की शक्ति होगी, ताकत होगी, वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वहां पर कोई सीमा का बंधन लागू नहीं होता। वह चाहे घर की सीमा हो, चाहे भाषा की सीमा हो, या फिर समय की ही सीमा क्यों न हो। अतः कवि भी अपनी बात कहने में किसी तरह की सीमा के बंधन में नहीं फंसते। कहने का भाव क्या है? जैसे बच्चे कहीं भी, कभी भी, कैसे भी खेलने लग जाते हैं बिना किसी भेदभाव के, उसी तरह से कवि भी कहीं से भी भाव लेकर, कल्पना करके कविता रच लेते हैं। उन पर किसी प्रकार की सीमा लागू नहीं होती। वे बच्चों की तरह सभी को साथ लेकर चलते हैं। यानी जैसे बच्चों में अपने प्राय का भेदभाव नहीं होता, जाति पाति का भेदभाव नहीं होता, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता, वैसे ही कवि में भी ये सभी भेदभाव नहीं होते। वे सारे संसार को अपना मानते हैं, सबको आत्मीय मानते हैं, सबके साथ अपनेपन का व्यवहार करते हैं। कविता कवि की लेखनी से युगों युगों तक विकास पाती है और कविता कवि की लेखनी द्वारा विकसित होती रहती है। अपनी जीवंतता के कारण, अपनी ताजगी के कारण कविता पाठकों के विचारों को महकाती रहती है, प्रभावित करती रहती है। अतः कविता बिना मुरझाए युगों तक खिली हुई महकती है। इसलिए कविता का प्रभाव कभी भी समाप्त नहीं होता, उसका प्रभाव अनंत काल तक बना रहता है। अब प्रस्तुत है पहले पद्यांश की व्याख्या। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कुंवर नारायण जी ने कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में समानता के साथ साथ अंतर भी दिखाया है, अर्थात विरोधाभास का प्रयोग किया है। और वह प्रयोग कैसे किया है, यह समझेंगे व्याख्या के माध्यम से। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया के बहाने, चिड़िया की उड़ान की तरह ही कविता भी एक उड़ान है। और कविता किस चीज की उड़ान है? कल्पना की। चिड़िया की उड़ान की तरह ही कविता भी कल्पना की एक उड़ान है। पहली पंक्ति में समानता दिखाई, तुरंत दूसरी पंक्ति में अंतर दिखाया। देखो, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन कविता की उड़ान के बारे में चिड़िया को कुछ नहीं पता। यानी चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में बहुत अंतर है। कैसे है? बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने।
चिड़िया के उड़ने के लिए सीमा निर्धारित है, लेकिन कविता की उड़ान के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, बाहर भीतर, इस घर उस घर, कभी बाहर तो कभी भीतर, कभी इस घर में कभी उस घर के अंदर, कभी मनुष्य के हृदय में तो कभी समाज के अंदर। कविता के पंख लगा, कविता के पंख लगा करके कवि द्वारा उड़ने के माने, उड़ने के अर्थ चिड़िया क्या जाने, चिड़िया नहीं जानती। कवि कविता के पंख लगाकर कहीं पर भी जा सकता है, मनुष्य के हृदय में जा सकता है, समाज के अंदर जा सकता है, लेकिन ऐसा चिड़िया नहीं कर सकती। चिड़िया केवल खुले आसमान में उड़ सकती है, वह किसी के हृदय में नहीं घुस सकती। इसमें कविता के पंख लगा के अंदर रूपक अलंकार है, चिड़िया क्या जाने के अंदर प्रश्न अलंकार है। दूसरा पद्यांश, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कुंवर नारायण जी ने कविता के खिलने और फूलों के खिलने में समानता तथा अंतर दिखाया है, यानी दोनों में विरोधाभास का प्रयोग किया है। विरोधाभास का प्रयोग होता है जहां समानता और असमानता दोनों को एक साथ दिखाया जाए। तो देखें, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, फूलों के बहाने, फूलों के खिलने के माध्यम से या फूलों के खिलने की तरह, अर्थात जिस प्रकार फूल परागकण और खुशबू लेकर खिलते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी भावों को लेकर खिलती है, यानी कविता में भाव खिलते हैं, विचार खिलते हैं। यह थी समानता। आगे देखें, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते, यानी दोनों में बहुत अंतर है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। बिना मुरझाए, बिना प्रभावहीन हुए, बिना असरहीन हुए, कभी बाहर तो कभी भीतर, कभी इस घर में तो कभी उस घर में, महकने के माने, आनंदित करने के अर्थ, फूल क्या जाने, फूल नहीं जानते। यानी किस प्रकार कविता प्रभावशाली बनकर के अनंत काल तक सब जगह आनंद फैलाती रहती है, लोगों को खुशी प्रदान करती है, लेकिन फूल उस बात को नहीं जान पाते, क्योंकि फूल का जीवन छोटा होता है। फूल खिलने के बाद समाप्त हो जाते हैं, उनका समाप्त होना निश्चित है, लेकिन एक बार कविता अगर प्रभावशाली बन गई तो फिर वह अनंत काल तक अपने प्रभाव से लोगों को आनंदित करती रहती है। फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा पद्यांश, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कविता और बच्चों में समानता दिखाते हुए कहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चों के बहाने, बच्चों के खेल की तरह ही कविता भी एक खेल है, अर्थात कविता किस चीज का खेल है? शब्दों का खेल। बच्चों के खेल की तरह ही कविता भी शब्दों का एक खेल है, यानी जिस प्रकार बच्चे कोई भी खेल कहीं पर भी कभी भी जा कर के खेलने लगते हैं, वैसे ही कवि भी कहीं से कभी भी कोई भी शब्द लेकर, कोई भी भाव लेकर कविता का निर्माण कर लेता है। बाहर भीतर यह घर वह घर, जैसे बच्चे कभी बाहर कभी भीतर, कभी इस घर में कभी उस घर में जाकर खेलने लग जाते हैं, वैसे ही कवि भी क्या करता है, कभी बाहर से कभी भीतर से, कभी इस घर से कभी उस घर से, कभी मनुष्य के अंदर से कभी समाज के अंदर से भाव लेकर, शब्द लेकर कविता का निर्माण कर लेता है। सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। सब घर एक कर देने का अर्थ होता है सभी घरों को अपना घर समझना, लेकिन सभी घरों को अपने घर की तरह मानना
बच्चा ही जानता है। अर्थात जिस प्रकार बच्चा अपने प्राय, ऊंच नीच, जाति पाति आदि में बिना भेदभाव किए कहीं भी जाकर के खेलने लग जाता है, उसी प्रकार से कवि भी अपने प्राय, ऊंच नीच, जाति पाति में बिना भेदभाव किए किसी के भी सुख दुख को अपनी कविता में अभिव्यक्त कर देता है। काव्य सौंदर्य, भाषा सरल, सहज और खड़ी बोली है। मुक्त छंद का प्रयोग है। कविता का मानवीकरण किया गया है। धन्यवाद।